नमस्कार। कक्षा 12 के इतिहास की आज के इस क्लास में सभी का स्वागत। हमारा पहला पाठ चल रहा था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल में आर्थिक उपलब्धियां। भारत की आर्थिक समृद्धता हमारे वैभवशाली अतीत को दर्शाती है। इस कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। उस काल में गाय को मारना जघन्य अपराध था। ऋग्वेद के अंतर्गत हमें बताया गया है जुताई बुआई, फसल कुटाई और बैल द्वारा हल का सींचना इत्यादि इन बातों का उल्लेख मिलता है। उस समय का व्यापार भी काफी उन्नत अवस्था में। दो प्रकार की फसलों का उल्लेख किया गया है, एक है वने और एक है कृष्ण। वने और कृष्ण। वने से तात्पर्य है जो अपने आप पैदा होता है, जो अपने आप पैदा हो, यानी अपने आप जो पेड़ पौधे उगाए। कृष्ण से तात्पर्य है जो कृषि एवं परिश्रम द्वारा पैदा किए। कृषि एवं परिश्रम यानी मेहनत करके जो किसान उगाते थे। ये वैदिक काल में जो जिस प्रकार की फसल उगाई थी उस समय का वर्णन किया गया है। उस समय महाभारत के समुद्री यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। कला के क्षेत्र में जैन व बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। जैन व बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न भागों के अंतर्गत जो मठ बने हुए हैं, चैत्य विहार बने हुए हैं, स्तूप बना है, वो कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। गांधार व मथुरा कला के प्रमुख क्षेत्र थे। गांधार व मथुरा, गांधार शैली व मथुरा शैली बहुत ही उत्कृष्ट चित्रकारी रही है। सारनाथ के अंदर बौद्ध प्रतिमा और अजंता के भित्ति चित्र चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जिनके बारे में एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो है कोलवी की गुफाएं, कोलवी की गुफा, बनहुत, सांची, अमरावती, कन्हेरी और कार्ले भांजा। ये जो दोनों स्थान है वह मुंबई और ये पुणे के मध्य। कन्हेरी सीधा मुंबई में और कार्ले भांजा मुंबई व पुणे के मध्य में स्थित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की प्रमुख गुफाएं बनी हुई है। इस प्रकार उस समय कला के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट योगदान था। विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान यानी वैदिक काल के अंतर्गत सब वस्तुओं पर, सब चीजों पर ध्यान दिया गया। जो चिकित्सा विज्ञान है वह सृष्टि के समस्त प्राणी, इसमें केवल मनुष्य का नहीं बल्कि पूरे मानव के विकास का उपकार के बारे में बताया गया है। इसमें एक जगह ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि भिषक की पैर की टूटी हड्डी को जोड़ने का प्रयास करते हुए दिखा। यानी एक चित्र है जिसमें भिषक का तात्पर्य डॉक्टर, जिसमें वो एक व्यक्ति के पैर की हड्डी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। उस समय के चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी प्रमुख, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी प्रमुख आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने अपनी अलग अलग पुस्तकें लिखकर अपने ज्ञान का फैलाया। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। त्रिधातु सिद्धांत और त्रिदोष सिद्धांत, पंचभौतिक देह, सांख्य दर्शन का सिद्धांत आज भी उपयोगी है। वेदों के 3 प्रमुख विषय थे, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये वेदों के प्रमुख विषय थे। उस काल में चिकित्सा शास्त्र के साथ साथ
गणित के क्षेत्र में योगदान रहा, यानी हर क्षेत्र के अंतर्गत उत्कृष्ट विकास हुआ। ज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में गणित की संख्याओं के प्रतीक मिले हैं। शून्य व उसका उपयोग भारत में बहुत पहले से जानता था, क्योंकि शून्य का ज्ञान हमारे भारत देश ने ही दिया है। हमें सभी संख्याओं को केवल 10 अंकों में व्यक्त करने की अभिनव विधि भी बताई है, जिसमें प्रत्येक अंक का निरपेक्ष मूल्य भी और स्थानीय मूल्य भी है। यह सब ज्ञात करना हमें उसी काल में मिला है। यजुर्वेद में 10 की घात 12, यजुर्वेद में 10 की घात 12 का सांख्य मान दिया गया है। दशमलव का जो प्रयोग उसमें दिया गया भारत में, वह एक क्रांतिकारी आधार था। वर्गमूल निकालने की विधि, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त परिधि, पाई का मान और ये सब कुछ हमें निकालना उसी काल में बताया गया। भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती ग्रंथ प्रमुख गणितज्ञ थे भास्कराचार्य, जिनका लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि, इनके ये प्रमुख ग्रंथ लिखे हुए। इस प्रकार है जो गणित के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट योगदान है। खगोल एवं ज्योतिष, खगोल एवं ज्योतिष, खगोलीय घटनाएं जो आकाश में घटित होती है वह सब भारतीय पंचांग प्रणाली उस समय प्रमुख थी। पृथ्वी का आकार, भ्रमण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि इन सभी के बारे में जो जानकारी है वह भारतीय शास्त्र में ही दी गई है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी भ्रमण करती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उन्होंने बताया 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 30 दिन का महीना और 12 माह का वर्ष, ये सभी चीजें हमें इस काल में ही बताई। पृथ्वी का भ्रमण, चंद्रमा का चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी के बाहर घूमना, ये सभी बातें हमें उस काल में ही बताई गई। भौतिक एवं रसायन विज्ञान, कनाद ने पदार्थ और उसके संगठक तत्व का सिद्धांत भी और उसी समय दिया। मेहरोली का लौह स्तंभ आज भी रसायन विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सभी देश भारत को विश्व गुरु मानते हैं। भारत ने हमेशा अपने प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत उतना अधिक उत्कृष्ट योगदान दिया, जिसके कारण से भारत विश्व गुरु बना। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि भारत का अतीत है जो वैभवशाली था। भारत की संस्कृति विश्व के अनेक समाजों को प्रभावित किया, यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। भारत भूमि वीर भूमि है और वीरों के प्राणों की अपेक्षा यहाँ पर स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया। भारत में राष्ट्रवाद की भी अवधारणा आई। वैदिक काल में भारतीय संस्कृति के अनेक विधि और उपासना पद्धति के सुंदर समन्वय हमने प्रस्तुत किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का अतीत वैभवपूर्ण अतीत था। इसी के साथ आज हमारा यह पहला पाठ है जो समाप्त होता है। नमस्कार।